नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से मई में जब तुलना की गई तो नफरत और घृणा में 38% का इजाफा हुआ है। ये एक चिंतनीय है, विचारणीय है। और जब हमने आज एक मनोचिकित्सक से बातचीत की तो उन्होंने कहा ये एक भीषण बीमारी है और ये भीषण बीमारी तेजी के साथ फैल रही है। और जब तहकीकात की तो पता चला कि सरकार भी इससे चिंतित है और सरकार एक सख्त कानून बनाने जा रही है और इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जनता से राय ली जाएगी और काफ़ी संभावना है कि इसी साल इस कानून को लागू भी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हालात हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन देश के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये देश और इसका लोकतंत्र, इसकी संसदीय परंपराएं सब कुछ अद्भुत हैं और यहाँ का जो वैविध्य चरित्र है वो तो बेमिसाल है। ऐसे में इस तरीके की बीमारी, मसलन नफरत और घृणा की बीमारी, धमकी की बीमारी, ये वास्तव में चिंतनीय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल सिंह जी। डॉक्टर विपुल सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बहुत जानूंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ये बड़ा चिंतनीय है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि इस समय जो कानून है वो कितने सार्थक है, इनमें कौन सा बदलाव आना चाहिए। और वैसे तो एक विचारधारा से जुड़े हुए धर्म प्रकाश जी हैं, लेकिन आज हमने उनको एक सामाजिक चिंतक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धर्म प्रकाश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धर्म प्रकाश जी, चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप सामाजिक चिंतक हैं। ये जो इजाफा हुआ है 38% नफरत और घृणा में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको मैं बड़ा भयावह रूप में देखता हूं जी। बात यह है कि जहां समाज है वहां सामूहिकता है, क्योंकि जो आज समाज है इसका जो मूल स्रोत है वो है विवाह संस्था। यदि विवाह संस्था न होती तो रिश्ते ही न होते और सामूहिकता न होती, हम पशुओं की भांति जीवित रहते हैं, जो भी होता। अब जब हम समूह में रहते हैं तो हमें एक साथ रहना सीखना होगा, नफरत और घृणा के ऊपर जाना होगा। हमको न्याय पर विश्वास करना होगा, नैतिक मूल्यों पर विश्वास करना होगा, अपने को कृतज्ञता से लादना होगा कि हम किसके किसके कृतज्ञ हैं। हमको इस धरती में जन्म लिया, हम धरती के कृतज्ञ हैं। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, माँ बाप के कृतज्ञ हैं। मेरे भाई बहन हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं। हम समाज के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी। ये जो बोध हट रहे हैं, इनके कारण डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकेंगे, छोटी छोटी चीजें बड़ा भयावह रूप ले लेती है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है कि हम देश में स्वतंत्रता के बाद कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो जो भीड़ की संस्कृति होती है वो उस बड़े लक्ष्य के आगे अपनी बाकी जो अनुशासनहीनता होती है या जो त्वरित कार्रवाई करती है उस पर रोक अपने आप लगना शुरू होती है। आज देखिए, ट्रक एक्सीडेंट हो जाए, हम कुछ नहीं सोचते गलती किसकी थी, हम बच्चे को सड़क पर छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये करते हैं ट्रक को चला दो, ट्रक के ड्राइवर को पीटने लग जाओ। अंजाम क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आज ये स्थिति भयावह तो है, हमें साथ साथ रहने के तरीके निकालने पड़ेंगे, हमें ये करना ही एक लाइन में
एक तरीके से हम रह भी तो रहे थे, ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल नहीं रह रहे थे। और आज वो कौन सी एक ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जिनके कारण अब हम नहीं रह पा रहे और हम कह रहे हैं नया रास्ता हमको तलाशना होगा। आप देखिए वर्मा जी, जी, एक बिल्कुल संक्षेप में जी। 1857 से लेकर 1947 तक हमने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन किए। हमारा लक्ष्य बड़ा था, हमें देश को स्वतंत्र कराना था। ये तो बहुत बाद में आया कि धर्म के आधार पर हम बट गए, हम इसके साथ नहीं करेंगे, हम उसके साथ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें धार्मिक भावनाओं, अपनी धार्मिक आस्थाओं से ऊपर हट करके राष्ट्र के लिए लोगों ने कार्य किए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा सामने था। उसके पश्चात जो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, विशेष तौर पर शिक्षा पद्धति में और रहन सहन के स्तर में और तरीकों में, वो तरीकों ने हमको बहुत ही हलकान किया हुआ है। हम अभी भी दिशा भ्रमित हैं। ठीक बात, चलिए आपकी बात। डॉक्टर साहब, आप जरा हमको समझाइए, क्या नफरत घृणा बीमारी है, मनोविकार है, और क्या ये बीमारी बढ़ रही है, और इस बीमारी के कारण क्या होते हैं? देखिए, वैसा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आज के युग में, अभी जो जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण लग रहा है कि ये एकदम से नफरत घृणा बढ़ गई है, उसका मेन सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग का जो सहन शक्ति, जैसे भाई साहब बता रहे थे, टॉलरेंस लेवल पहले से बहुत कम हो गई है। जैसे जब भाई साहब ने एग्जांपल दिया कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, तो ये चिंता नहीं है कि वहाँ पे कौन किसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, क्या करें, ड्राइवर मारो, गाड़ी चलाओ। तो टॉलरेंस लेवल हम लोग के कम हो गया बहुत। कुछ भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होने के कारण एग्रेशन बहुत बढ़ गया। जो नफरत और घृणा वाली चीज़ें, तो जो धार्मिक चीज़ें अलग हैं, इन जनरल वैसे बढ़ गया। आप वैसे भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रेलवे क्रॉसिंग में कहीं स्कूटर या मोटरसाइकिल गाड़ी कहीं छू जाए, उसी में वहाँ गाली गलौज शुरू हो जाती है। जबकि उसमें उस गाली गलौज से ना आपको कुछ फायदा होना है, ना गाड़ी आपकी ठीक हो जानी, ना उससे आपको कुछ दूसरे को नुकसान होना है। बट जो टॉलरेंस लेवल कम हो गई है, उसके आगे बहुत सारे कारण हो गए हैं। समय का अभाव होना सबसे बड़ा जो अपना है कि जो आजकल ये इंटरनेट मीडिया में जितना हम टाइम दे देते हैं, रात में लोग नींद ही नहीं पूरी कर पाते। रात में 10 बजे खाली हुए सब काम सुने, जैसे आप अभी भाई साहब से पूछेंगे, कोर्ट से खाली होने के बाद जब खाना खुना खा के रात में 10 से 12 बजे मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप सब चेक करना होता है, और सुबह 6 बजे उसमें टहलने का भी शेड्यूल बना हुआ है। तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, उसी कारण थोड़ा मेंटली आप अपसेट भी हैं। वर्क प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, टॉलरेंस लेवल इसी कारण कम हो रही है। और अभी जो पिछले 2 साल हम लोग ने कोरोना में जो निकाले हैं, उससे जो सोशल इंटरेक्शन हम लोग की बहुत कम हो गई है। लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। आप टोटली इंटरनेट पे भेज दें, उसमें एक चीज किसी ने पढ़ी, चाहे वो चेक की नहीं की अफवाह है कि नहीं है, सब ग्रुप्स में डालना शुरू कर दिया। तो उसके कारण एकदम से, और एक पढ़ा लिखा आदमी या एक कोई सभ्य आदमी उस तरह की चीज कहीं फॉरवर्ड करता है, तो दूसरा आदमी विश्वास भी करना शुरू कर देता है। उससे आप उसे क्लैरिफाई कर लें कि उसमें क्या है, उससे जो एक गलत चेन बन जाती है, उसके कारण आपस में गुस्से, आपस में नाराजगी शुरू हो जाती है। आपस में ये कि उसने ये कहा था, उसने, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो। तो उसके कारण ये जो हमारी टॉलरेंस लेवल कम हो रही है, उसके कारण जो हमारा एग्रेशन और गुस्सा बढ़ रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन क्या गुस्से को नफरत और घृणा से मिला करके देखा जा सकता है क्या, कि नफरत अलग है, गुस्सा अलग है और घृणा अलग है? हाँ, ये सब एक ही थाली के पहलू हैं। एक जो गुस्सा है आपका इमोशनल रिएक्शन है, ठीक, आपको जज्बात में, आप गुस्से में आ गए, आपने क्या, तो उसके कारण जो आप एक्शन कर रहे हैं, जो आप उसके कारण गाली गलौज करने लगे, वर्बल अब्यूज है, या फिर आप मारपीट करने लगे, वो आपका एग्रेशन है। तो वो एग्रेशन जो आपका, जब तक आप गुस्से में हैं, आपस में अपना गुस्सा कंट्रोल कर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि जिस मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे, एक टीवी डिबेट पे जो आपस में बहस शुरू हुई, उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया, बेसिकली वर्बल डिस्कशन हो रहा था। वो उस समय गुस्से में आके उसने बोला, तो उसके कारण उसका एग्रेशन बढ़ता गया। वो वर्बल अब्यूज, वर्बल एग्रेशन था, तो वो उसमें ऐसी मारपीट वाली बिंदु नहीं इन्वॉल्व थी। तो वो गुस्सा एग्रेशन सब आपस में मिले हुए हैं, पर जब गुस्से का एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा, तो वो एग्रेशन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और एग्रेशन वो आप वर्बल मुंह से बोल रहे हैं या फिर आप मारपीट कर रहे हैं, वो सब अलग अलग पहलू है एग्रेशन के। ठीक बात है। अब कौशल जी,
आप जरा हमको समझाइए कि आप इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक चिंतक भी हैं, आप अच्छे विश्लेषक भी हैं। हम कानूनी पहलू की भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि अभी हमारे धन प्रकाश जी ने कहा, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि टॉलरेंस कम हो रही है हम लोगों में, आपने सामाजिकता की दूरियां बढ़ने की चिंता व्यक्त की, आप क्या देखते हैं? देखिए भाई, मेरा तो स्पष्ट अभिमत है जी। आज के माहौल में बढ़ती नफरत, घृणा और हिंसा का कारण राजनीतिक है। जी। सामाजिक कारण तो हर विषय पर होते हैं, लेकिन मूल कारण राजनीतिक है। एक घटना में आऊं, उसके बाद बात शुरू करता हूं। जी। बहुत पहले की घटना है। एक बार एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका भारत की नाजायज औलादे हैं। तत्काल सुषमा जी निकल कर आई, उन्होंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा नहीं, बेकार की बात की जिसने भी कही है। राहुल प्रियंका भारत के बेटे बेटियां हैं और इन पर हमें गर्व है। इनकी बात सुषमा जी ने कही। जिस त्वरित गति से सुषमा जी निकल कर आई और उन्होंने राहुल और प्रियंका के खिलाफ नफरत या घृणा या कोई वातावरण नहीं बनने दिया, आज हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, जितना भी क्षेत्र हमारे यहाँ है, उसमें ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो निकल कर आए और सच को सच कह दे और अपने प्रभाव का उपयोग करके लोगों को समझाए कि गलत बात है। आज जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं पर हम लोग आज चिंतित हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। इस घटना पर जैसे ही बात पैदा हुई थी, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति निकल कर आता और कहता नहीं, ये बात गलत कही गई है, ये ठीक बात नहीं है, हो सकता है मामला आगे न बढ़ पाता। हो गया है। सोशल मीडिया में आप देखिए, इस बातचीत के समर्थकों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कह रहा है वो सही है, एक समूह कह रहा है गलत है। ये जो सही और गलत जो लोग कह रहे हैं ना, उसका कारण राजनीतिक है केवल। ये सामाजिक वो नहीं है वजह से, ये एक राजनीतिक कारण बनता चला जा रहा है और इसको रोकने का दायित्व तो समाज के बढ़े चढ़े लोगों को है, वो आगे आए। देखिए होता क्या जा रहा है वर्मा जी, अपने जो इस समय माहौल है देश का, उसमें समाज कमजोर हो गया है। राजनीतिक पार्टियां, लोग वो मजबूत हो गए, होते चले जा रहे हैं। हमें प्रयास करना होगा हमारा समाज मजबूत हो। जब समाज मजबूत होगा तो अपने आप बहुत सी चीजों को रोक लेता है। हमारा तो ये स्पष्ट मत है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, संस्कार ज्यादा उपयोगी है। हमें उस दिशा पर ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। कौशल किशोर जी की बात आपने धन प्रकाश जी सुनी और इन्होंने उसका बड़ा ही अच्छे ढंग से बताया, राजनीतिक कारण है। और मैं एक बात और मानता हूं कि ये जो भी राजनीतिक कारण हैं, ये जो उसके टूल्स हैं, जो इसके हथियार हैं, जो इस तरीके के पैदा करते हैं, वो उनका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। हमारा ख्याल है 8-10%, 15%। अगर कहीं काफ़ी संख्या में हो जाए तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाए और भयावह हो जाए। तो मेरा मानना है कि ये 8-10% लोग ही क्या इतने हावी हो गए हैं, या कोई एक विशेष मिशन के साथ काम हो रहा है, या कोई एक राजनीतिक बदलाव के तहत काम हो रहा है जिसको ये लोग संबल प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण माहौल बन रहा है? आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो माननीय कौशल जी की बात से अपनी सहमति व्यक्त करूंगा। ठीक। कि कानून की बजाय इसको अगर कोई रोक सकता हो तो समाज रोक सकता है जी, और समाज के संस्कार रोक सकते हैं। राजनीति भी समाज का एक अंग है। आप जो 5-7-8%, 10% कह रहे हैं, इतना नहीं। अगर इतना होता तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती। हाँ। 1.5%, 2% लोग मुश्किल से। मैं चूंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जैसा आपने कहा कि मैं शुरू में संघ से जुड़ा, आरएसएस से। हाँ ठीक। मैं जाता था शाखा पर, तो उस समय विंटर कैंप लगते थे, गर्मियों में समर कैंप लगते थे, तो उनमें हम जाते थे तो हमें यह नहीं मालूम होता था कि हमारा बगल वाला किस जाति का है, किस वर्ग का है, क्या नहीं है। लेकिन वो बड़ी परिस्थितियां उस समय अलग थी कि उस समय अगर गुड़ भी मिलता तो लगता था गुड़ सबसे बड़ी मिठाई है, तो उसकी पत्तल से छुपा के गुड़ उठा लेते थे कि जरा ये परेशान हो जाएं। तो ये जो सद्भाव की प्रवृत्ति थी वो कम हुई। राजनीतिक कारण तो है, लेकिन पूरे राजनीतिक कारण में भी भटकाव है। अगर हम मान लें एक मिशन के तहत है, अगर हम ये मान लें
तो मान लीजिए आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान हैं, या अमेरिका में क्रिश्चियंस और मुसलमान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में तो मुसलमान और मुसलमान हैं, पाकिस्तान में तो मुसलमान और मुसलमान हैं। तो हम दिशा विहीन हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम उस संस्कृति को भूल गए कि समाज अंततोगत्वा हमें रहना इसमें ही है। लेकिन समाज में कोई भी वर्ग, अब मैं इसी में आ रहा हूं, हाँ। कि अब समाज में क्या था पहले। मैं सन 1947 की एक संस्था की मिनट बुक्स पढ़ रहा था, तो उसमें आचार्य कृष्ण विनायक जी फड़के एक शिक्षाविद हुआ करते, बहुत अच्छे, मैं उनको जानता था, बहुत ही। उसके बाद उस विद्यालय का उद्घाटन करने डॉक्टर संपूर्णानंद आए। जी जी। राजनीति के हिसाब से संपूर्णानंद जी और फड़के जी में अंतर था, मतलब फड़के जी उतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं माने नहीं थे, जाते, बिल्कुल नहीं थे, वो लेकिन साधारण। संपूर्णानंद जी ने जो शब्द कहा शुरुआत में मिनट्स में लिखा है, उन्होंने कहा जहां पर आचार्य कृष्ण विनायक फड़के का निर्देशन मिल रहा हो तो वो तो निश्चित रूप से उन्नति करेगा ही करेगा। मैं उनके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप ये समझिए, हम में ये भाव खत्म होता जा रहा है। दूसरा जो आर्थिक पहलू है, आर्थिक पहलू भी बड़ा डोमिनेंट हो गया। भाई आप नफरत ढांक बात करते, केवल हिंदू मुसलमान पे मत सोचिए, आप ईसाई हिंदू पे मत सोचिए। आप ये देखिए 3 महीने शादी के नहीं होते हैं, साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद नया ट्रेंड शुरू हो गया, कौशल जी ज्यादा जानते हैं कि उसमें क्या हुआ। बोले 3 साल की दहेज में तो केवल 3 साल ही सजा होती है, लेकिन अगर ससुर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दो, देवर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दो तो 7 साल की सजा होगी। तो ये हमारे नैतिक मानदंडों का ह्रास हुआ है। और उसके पीछे जब हम पढ़ते थे तो हमारी जो बेसिक हिंदी रीडर थी उसमें ईसाई धर्म कैसे बना, मुस्लिम धर्म कैसे बना, हिंदू धर्म कैसे बना, तीनों को पढ़ाया जाता था। आज तो हम इस तरीके से कुछ पढ़ नहीं रहे। बहुत अच्छी बात दूसरे के प्रति सम्मान हमारा जो तिरोहित हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। किसी को ये नहीं मालूम हम ईंट फेंक के, पत्थर फेंक के या आग लगा के कर क्या लेंगे। ठीक बात। डॉक्टर साहब, ये बात अभी जिस तरीके से धर्म प्रकाश जी ने कहा, क्या ये नफरत और घृणा की भावना क्या धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है? जैसा कि अभी अगर यूँ देखें बाह्य रूप में तो देश में ये हो रहा है कि फलाने ने किसी धर्म को कह दिया, टिकाने किसी धर्म को कह दिया, कोई फिल्म का पोस्टर ऐसा आ गया जिसे आज ही एक चर्चा बड़ी तेजी के साथ, मैं आज उनका किसी बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि ये वहीं तक सीमित नहीं है, अब ये जो है बहुत विस्तार कर रही है, मोहल्ले में, समाज में, परिवार में एक विषम स्थितियां उत्पन्न हो रही है? अब नहीं, ये तो बात से आप कह रहे हैं हो रही है जी। जैसे अब दोनों मेरे से जो साथी लोग बता रहे हैं जी, जो आप समाज में कोई भी चेंज लाना चाहें या समाज में कोई भी चीज अगर पॉजिटिव रखना चाहें तो जो बच्चे की पहली एजुकेशन कहाँ से शुरू होती है? जी, परिवार से या स्कूल से। जो भाई साहब जैसे बता रहे थे, हम लोग के टाइम पे मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था स्कूलिंग में, तो हमारे यहाँ मॉरल साइंस की क्लासेस होती थी 8th तक। तो मॉरल साइंस में यही चीज़ पढ़ाई जाती थी, कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, कैसे अपना टॉलरेंस लेवल ठीक रहना और कैसे हर आदमी को अपने अपने और कैसे डिसिप्लिन में रहना। ये चीज़ें अब धीरे धीरे आज की तारीख में क्या है कि स्कूल में बच्चे इतने हो गए, टीचर्स को इतना टाइम नहीं है, एक क्लास में बहुत बच्चे हो गए, घर में पेरेंट्स दोनों वर्किंग, जैसे आपने बताया आर्थिक इंडिपेंडेंस आ गई है, पेरेंट्स बहुत वर्किंग हो गए, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। बच्चे जो पास टाइम है वो मोबाइल पे उसे दे दिया खेलने के लिए, मोबाइल खेल लो या टीवी देख लो। और आउटडोर गेम्स बच्चों की बहुत कम होती जा रही हैं। आउटडोर गेम मतलब जब आउटडोर गेम में आप किसी से कुछ खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, उससे जो आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, लड़ना झगड़ना रोना गाना, उससे जो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है तो आपकी टॉलरेंस लेवल आपकी ये सब सुनता अच्छी रहती है। और उसमें फिर वैसे जैसे भाई साहब ने अपना शाखा का उदाहरण दिया, जब हम लोग स्कूल टाइम में खेलते थे हम लोग को ये नहीं मालूम होता तो कौन किस जात का बच्चा खेल रहा है या किस धर्म का खेल रहा है। मतलब मैं तो शायद पंजाब से पढ़ा तो मुझे सरदार लोग अलग से दिख जाते थे, तो बाकी लोगों को ये नहीं आइडिया होता कौन किस कास्ट का या कौन बाबू का बच्चा है, कौन प्रोफेसर का बच्चा है, किस तरह का बच्चा है। पर आपस में हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन रहता था। अब ये चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। अब आप जो पास टाइम भी है बच्चों का या फैमिली का, वो बैठे वेब सीरीज देख रहे हैं टीवी पे, किसी से कोई आउटडोर गेम नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं, तो इसके कारण टॉलरेंस लेवल धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और घृणा फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय मैं तो सोशल मीडिया को दूंगा।
हाँ सही एक बात। चीज जो आई बिना चेक किए आपने डाली, वो सर्कुलेट होती जा रही है, और उसमें कोई सभ्य आदमी जिसकी सोसाइटी में थोड़ी भी अच्छी पकड़ है, जैसे अब अगर यही चीज गुप्ता जी ने डाल दी है, तो कानपुर में तो कोई ऐसा आदमी शायद ही ऐसा होगा जो गुप्ता जी की बात मानेगा ना, गुप्ता जी ने डाली तो बात तो सही होगी। बात सही है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतने वो उसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो एट एनी लेवल कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसे आप क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि यार सही है कि नहीं है, और अगर आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए गलत है तो उसे वहीं रोकने की कोशिश करनी, ना कि बढ़ाने की कोशिश करनी। बढ़ाने की कोशिश, तभी ठीक आप थोड़ा समाज की हेल्प कर पाएंगे, ना कि समाज में जो नेगेटिविज्म है तभी आप कम कर पाएंगे ठीक बात है, नकारात्मक, और उसी कारण आप अपनी घृणा भी थोड़ी कुछ कम कर पाएंगे। ठीक बात, ठीक। कौशल किशोर जी, अभी आप कह रहे थे कि कानून से ज़्यादा सामाजिक सरोकार की आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से आपने ठीक की, लेकिन अब चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि कानून में मुकदमा कायम हो जाता है 153A में, 295A में, और कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। उसका कारण भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, ये कहा जाता है कि एक ही अपराध में अपराध एक ही है, धाराएं भी वही हैं, लेकिन एक को जमानत मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती है। आजकल बड़ा उदाहरण तेजी के साथ चल रहा है कि साहब इनके लिए तो आप ये सजा की बात कर रहे हैं, इनको आप मतलब तलब तक नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दिल्ली पुलिस कुछ बोल भी नहीं रही है। दूसरी ओर ये भी होता है कि एक व्यक्ति खुलेआम ये कहता है कि अगर आपने उंगली दिखाई तो हम उंगली तोड़ देंगे, गला किया तो गर्दन काट देंगे, आंख दिखाई तो आंख निकाल देंगे, उसकी जमानत तो तुरंत हो जाती है। तो ये जो एक भ्रम पैदा हुआ है लोगों में, तो इससे लगता है कि कानून की कोई अब सख्ती नहीं है, कोई भय नहीं है। यही कारण है कि लोग लगातार बयान देते चले जा रहे हैं नफरत भरे हुए, उनको कोई चिंता ही नहीं जैसे। ये है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बहुत पहले कहा करते हैं, आज जी। भी एक बार दोहरा दें, जी पुलिस संगठित अपराधियों का सरकारी गिरोह है। हम लोग इमरजेंसी में जेल में थे तो हम लोग कहा करते थे, पुलिस को लेकर टिप्पणी क्या करते थे। सन 77 में जनता पार्टी आई तो वो अधिकारी, यहाँ एक रामतन राम हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा अत्याचार किया हम लोगों पर। उसके बाद वो भाजपा के सांसद हो गए। अब हम लोगों की तो आत्मा दुख रह गई, हमने संतोष शुक्ला को मरवाया था और उसका सांसद हो गया। अब संतोष जी वहां बाहर बैठे हैं, वो अंदर बैठा है। तो ये जो हमारे राजनीतिज्ञों ने, वही फिर कहूं कि इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस को पब्लिक ओरिएंटेड सेवा प्रदाता संस्थान बनाने का प्रयास नहीं किया। प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आई, उसके बावजूद किसी दल की सरकार ने, मैं किसी एक दल को नहीं कह रहा हूं, किसी दल की सरकार ने पुलिस को स्वायत्तता देने का प्रयास नहीं किया। नहीं। समस्या क्या है कि जब डीजीपी मुख्यमंत्री से निर्देश लेकर कार्रवाई करेगा तो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। पुलिस को अधिकार दिया जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था के मामले में उसके निर्णय अंतिम है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सभी प्रांतों में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर पुलिस पर अपने नियंत्रण चाहते हैं, उस कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। और जब तक हम अपने पुलिस बल को पब्लिक ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे तब तक समस्याएं बढ़ती रहेंगी। आप ध्यान से देखिए कि ये जो आप कह रहे हैं जमानत वाली बात, क्या होता है, जमानत कैसे हो जाती है। दरोगा जी एक को पकड़ कर रहा है, उन्होंने उसकी जो केस शायरी बनाई, जो केस लिखा, वो बहुत कायदे से लिख दिया किसी मामले में, किसी ने कम उसको ढीला लिख दिया। ये ढीला लिखना और कसा लिखना, ये उनकी मेंटेलिटी बताती है वो किस स्थिति से काम कर रहे हैं। पैसे ज्यादा पा गए, कुछ और पैसे कम पाए, कुछ और। एक किस्सा बताऊं मैं, पनकी क्षेत्र का किस्सा है। एक लड़के का झगड़ा होता है अक्षय त्रिपाठी से। अक्षय त्रिपाठी के साथ गए थे, वो उसको ले जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, उसमें जो झगड़ा कर रहा है उसकी फोटो लगी है, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को पुलिस बंद कर देती है और कोई वो फोटो देखने को तैयार नहीं है कि यार फोटो तो इसकी लगी, बंद इसको कर दिया। ये जो स्थितियां है ना, ये हमको या पुलिस बल को हमको पुलिस से डरने और पुलिस बल को मनमानी करने की छूट देते हैं। ठीक बात, ठीक बात। हमें सब लोगों को हम ऐसे नागरिक यार, हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार है कि हमारे साथ अन्याय न होने पाए। मैंने आप पुलिसिया जो रुख है
वो, लेकिन एक बात भी ये भी तो होती है कि चूंकि हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की बात सुनने का तो एक ऐसों को भी ये होना चाहिए कि वो हमारी बात सुने। फिर तो मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे तो क्या आप लगता है कि मुख्यमंत्री कोई पूर्वाग्रह से, अरे भाई मुख्यमंत्री को ये भी पता लगेगा कि हाँ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा, तो डीजीपी को, क्योंकि शासन तो उन्हीं को चलाना, आज बुलडोजर चल रहा है अगर उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री के निर्देश पे चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने नीति बनाई है। नहीं वर्मा जी, यही गलत है। देखिए, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों में, हमारी विधायिका को हर मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, एक कानून बना दे, एक पॉलिसी मैटर बना दे, ये काम ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। इन अधिकारियों को पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है। पॉलिसी जनप्रतिनिधि बनाएगी, विधायिका बनाएगी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जब पक्षपात होता है तब विवाद खड़े होते हैं। आप देखिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो ज्यादा थाना तक यादव पाए जाते थे, जब मायावती के कुछ और पाए जाते थे, आज कुछ और पाए जाते हैं। इसको रोकना होगा। ठीक बा, हम किसी भी दल के मुख्यमंत्री हो, किसी भी जात के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे यहाँ जो काबिल होगा उसे हम थानाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक बात है, तब सुधार होगा, ऐसे सुधार नहीं होगा। ठीक। जयप्रकाश जी, जरा मुझे ये समझाइए कि आपने थोड़ा सा संघ की बात की और संघ ने एक तरीके से समाज को नेतृत्व देने की भी बात की है। क्या एक बात हमको ये समझाइए कि क्या ये जो राजनीतिक जो बदलाव दिख रहा है, और मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा 2014 के बाद से जो बदलाव, सामाजिक राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, क्या वो एक तरीके से किसी एजेंडे के तहत हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या कारण है कि संघ जैसे संगठन को तो अब खुल करके सामने आ जाना चाहिए और इस तरीके की जो माहौल बन रहा है उसके खिलाफ जन जागरण करना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी सामाजिक चेतना इस तरीके से आ रही, एक एम्बिगुअस बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे क्या होगा समाज में, ये मैं पूछ रहा हूं। संघ की धारणा बड़ी स्पष्ट है जी। पिछले महीने जो भागवत जी का बयान आया जी, उस बयान को जरा आप ध्यान देके पढ़ें। उन्होंने क्या कहा कि हम सब हैं तो इस धरती के वासी, डीएनए भी हमारा एक है, कन्वर्टेड है, क्या हुआ, लेकिन अगर हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग देखेंगे तो क्या होगा? नफरत ही तो होगी। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों जो आज हम ठीक है, स्थितियां ये बनती जा रही हैं कि तमाम जगह खबर जैसे आती है कि भाई हम मुस्लिम दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, या इस धार्मिक स्थल पर मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, या मुस्लिमों ने कोई पोस्टर लगा दिया कि हम इन हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये जो पेनिट्रेशन है, संघ स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ है, लेकिन सड़क पर नहीं आता। नहीं, सड़क पे है। और वो सड़क पर आकर के ये बात नहीं करता। नहीं, अगर वो जिस दिन ये बात आपको मैं बताऊं कि एक हमने कुटुंब प्रबोधन सब बनाया है कार्यक्रम। देखिए, आपके संगठन तो कितने चलते हैं, इसके बारे में तो मुझसे मत पूछिए, लेकिन इतने संगठन, सहकार भारती, सच बात तो ये कि कड़वा सच आपको और बता दें, एक इसमें होड़ लगी है, हमको कुछ पाना है तो संघ में घुस जाओ, जो देखो संघ, जो देखो संघ, एक तरीके लगता है कवच ऐसा पहन रहे लोग। और ये हमारे, क्षमा करिएगा धर्मप्रकाश जी, शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं खूब अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, लेकिन वही लोग ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं, इसके लिए कोई अगुवाई नहीं कर रहा है। एक वर्मा जी, मुझे एक रेफरेंस याद आ गया जी, नरेंद्र कोहली की एक पुस्तक है युद्ध की ओर। हाँ, ठीक बात है। उसमें एक बड़ा बढ़िया प्रसंग है जी, कि जब बाली लड़ने गया वो बैल से, सांड से, तो एक नियत तिथि रखी उसने और सुग्रीव से कहा कि इतने दिन तक अगर मैं गुफा से बाहर ना हो तो उसे बंद कर देना। सुग्रीव ने उससे ज्यादा इंतजार किया, आ गए, बाली फिर भी नहीं आए, सुग्रीव ने राजा के पद पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जितने बाली के वो थे प्रशंसक, वो सत्ता से जुड़ने के लिए उसके इर्द गिर्द आ गए, और जैसे ही बाली आया और उसको भगाया, हाँ, तो वो सत्ता वाला काम और चल फिर रहा जब सुग्रीव आए है। तो फिर
ये जो इस व्यामों से तो संघ को निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। संघ का दिक्कत होगी, संघ का दृष्टिकोण यही है। अब आप समझ गए, आप जमीनी हकीकत समझ रहे हैं कि सब सत्ता का सुख पाने के लिए सब पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इससे अपने को बचाना पड़ेगा। वर्मा जी, दो बातें एक ऐसी हैं जी कि जो सब धर्म ग्रंथों में समान मिलती हैं। ठीक, एक है, एक दुनिया में केवल 4 आदमी थे, ठीक, आदम, ईव, केन और एबेल। ठीक, ठीक, ये कुरान में भी लिखा है और इसमें बाइबल में भी लिखा है। ये केवल 4 व्यक्ति थे। लेकिन उस समय कहते हैं केन जो है वो चरवाहा था और एबेल जो है वो खेती करता था। दोनों ने भगवान को, जो भी गॉड जिसको मानते हैं, उसको कुछ अर्पण किया। एक की अर्पण स्वीकार हो गया, एक का नहीं हुआ, तो उसने उसके विरोध में उसको मार दिया। जबकि केवल 4 लोग थे, पूरी दुनिया में कहीं कुछ कर लेते, कोई बहुसंख्या नहीं थी। तो ये जो मानव के विकास मैं समझ गया, वो मस्तिष्क का बहुत बड़ा काम है। वो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम मॉरल साइंस पढ़ाएंगे ही नहीं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमें लक्ष्य तो बड़ा निर्धारित करें। आप मुझे बताइए, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहादुर शाह जफर को मतलब यूनानिमस राजा मान लिया गया, जबकि ये था कि सबसे कमजोर मुगल सम्राट था। ठीक बात है, लेकिन अब बहुत जरूरत इस बात की है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो सोशल मीडिया में इस तरीके की हालात चल रहे हैं, कैसे रोकेंगे? क्या कानून इसके लिए बनाया जाना चाहिए? इसमें तो कानून या फिर नहीं, इसमें कोई तो एक नई सामाजिक चेतना को जागृत करनी चाहिए? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा करते हैं बढ़ते नफरत और घृणा की। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप बता रहे थे कारण, और बड़े अच्छे कारण बता रहे थे। एक तो टॉलरेंस की कमी हुई, टॉलरेंस क्यों कम हो रहा वो आपने बताया। आपने इसमें एक सोशल मीडिया की बातचीत की। एज ए डॉक्टर्स आप क्या सोचते हैं, ये बीमारी बढ़ रही है, इस बीमारी को रोका कैसे जाए? क्या सोशल मीडिया पे क्या किया जाए, या आपका क्या सुझाव है? कैसे टॉलरेंस बढ़ाई जाए? लोग कहते हैं योग करिए तो कुछ बढ़ा जाएगी, वैसे आप क्या महसूस करते हैं, कैसे ये बीमारी दूर होगी? देखिए, अपने ना जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं जी, उस पे स्क्रीन टाइम आता है जी। तो स्क्रीन टाइम अगर हम लोग खुद ही पहले मॉनिटर करने लगे, तभी हम किसी और को समझा पाएंगे। उसे स्क्रीन टाइम अगर आप दिन का 1-1.5 घंटा 2 घंटा रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ वो 4-6 घंटे हो जाता है तब दिक्कत आती है। जहाँ देखिए, दिन में आपके 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको नौकरी भी करनी है, अपने काम भी करना है, अपने परिवार को भी देखना है, अपने सोशल नेटवर्किंग भी करनी है, आपने ये भी देखना है, नींद भी पूरी करनी है। अब आपने 4 घंटे अगर इसी में दे दिया आपने, जो आप नींद का टाइम कम कर रहे हैं, या फिर आप सोशल इंटरेक्शन का काम कम कर रहे हैं, या फिर अपना जो आपका रूटीन वर्क है वो सफर कर रहा है। ये चीजें जो भी और चीजों के टाइम कंपनसेट करके आप वेस्ट कर रहे हैं, उसके कारण आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। कि या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, या आपकी सोशल, आप लोगों का अपने घर के परिवार का काम नहीं कर पाए तो घर में दिक्कत आएगी, या फिर आप ऑफिस अपनी जॉब कर रहे हो, वहां पे आपने कुछ कोताही करनी शुरू की, उसमें आपका काम सफर कर रहा है। तो अल्टीमेटली चेन है, 24 घंटे को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, कितने प्रॉपर्ली यूज करना है, उसी पे निर्भर करेगा। तभी अगर आप सोशल मीडिया को कम करने का तरीका यही है कि आप अपनी स्क्रीन टाइम उसे कम करें। जैसे मैं अपने जब पेशेंट को यही समझाता हूँ कि रात में 10 साढ़े 10 के बाद आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी नींद ठीक रहेगी तो आपको ना मेरी जरूरत पड़ेगी ना दवाई की जरूरत पड़ेगी। पर होता क्या है, नॉर्मली आजकल 12 बजे तक आदमी टीवी, मोबाइल यही चलता रहता है, क्योंकि दिन भर उसको होगा, उसका सुबह से उसका रूटीन फिर शुरू, उसको परिवार के काम भी देखने, अपने नौकरी के काम भी देखने, अपने लोगों से भी बाकी नेटवर्किंग भी करनी है। और कोई काम आज की तारीख में बिना नेटवर्किंग नहीं चलता, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई अधिकता का काम हो। तो अल्टीमेटली अपना टाइम यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर करें तो फायदा होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं स्पेशली पेरेंट्स को समझाता हूं कि बच्चों को आउटडोर गेम जरूर खिलाएं। कोविड के कारण काफी कम हो गया था। उनको रोज शाम को या जब भी टाइम मिले 1 घंटे के लिए बाहर बाकी बच्चों के साथ जरूर खेलें, चाहे कुछ खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी खेलें। आपस में मिलना जरूरी है, आपस में लड़ना जरूरी है, रोते हुए हंसते हुए आना जरूरी है, तभी टॉलरेंस लेवल हम बढ़ा पाएंगे।
ठीक बात। उनको आप मोबाइल पे वो अपना नहीं साहब ये तो पूरा दिन बहुत बिजी रहता है, ये तो देखिए इस पर वो गेम खेलता है। सर आप ही नहीं, आपका बड़े बच्चे नहीं खेल पाएंगे, ये उसमें इतना एक्सपर्ट है। पर मोबाइल पे गेम खेलने से, वो इतना एक्सपर्ट होने से वो अच्छी चीज नहीं है सोशली, और आगे चल के समाज में उसको उन चीजों से उसको प्रॉब्लम आएगी, आगे टॉलरेंस लेवल पे उसकी कमी रहेगी। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सही में चलना, ठीक चलना। ठीक बात। लेकिन डॉक्टर साहब एक लाइन पे हम आपसे और जानना चाहेंगे, आप जिस नफरत और घृणा की बात कर रहे हैं वो एक सामाजिकता की बात है, उसको दूर करने की बात है उसको, लेकिन क्या आपके ही इस प्रयास से जिस नफरत और घृणा की बात आस्था के नाम पर पैदा कर दी गई है उसको भी दूर किया जा सकता है? अब ये थोड़ा कठिन सवाल हाँ। है, पर ये नहीं, फिर भी अगर घर में सीनियर बुजुर्ग या जिस आदमी को आप रिस्पेक्ट करते हैं वो ये चीजें कंट्रोल करेगा तो आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल कम कर सकते हैं। हाँ, जो समाज के जो सभ्य आदमी जिसकी पब्लिक रिस्पेक्ट करती है, चाहे वो घर में परिवार में फादर हो, स्कूल में टीचर हो, या फ्रेंड सर्कल में कोई सीनियर बच्चा हो, या घर में परिवार में सबसे बड़ा भाई हो, अगर वो ये नेगेटिव चीजें रोकने की कोशिश या समझाने की कोशिश करेगा ये गलत है, तो अल्टीमेटली नीचे वाले लोग अपने से फॉलो करेंगे। अगर ऊपर से या वो उल्टे गलत विचार दिए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इनफैक्ट उसको जो रोकेगा वो होगा यार ये देशभक्त नहीं है, ऐसी बात कर रहा है। ठीक बात, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कौशल किशोर जी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे शब्दों में और उसका रास्ता भी बताया। आप क्या मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि पुलिसिंग को ठीक करना होगा, पुलिस को फ्री करना होगा, क्या कानून को बहुत सख्त बनाना होगा, और वो कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जिससे कि नफरत और घृणा को नियंत्रित किया जाए, रोका जा सके? देखिए, इसको कानून से नहीं रोका जा सकता। इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज आते हैं जो वो बड़े पैमाने पर वायरल होते हैं, ये मैसेज सहज स्वाभाविक नहीं है। ये एक योजना के तहत डाले जाते हैं और उससे वायरल होते हैं वो। अब एक दिन एक मैसेज वायरल होता है कि राजीव गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया बच्चे उनको माफ कर दो। हाँ, वो उसने कहा केरल की घटना पे, और मैसेज वायरल हुआ उदयपुर घटना पर। आज उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी अपनी जगह, गिरफ्तारी पर नहीं, मैं बता रहा हूँ, गिरफ्तारी हो ना हो वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन ये मैसेज जिस व्यक्ति ने वायरल किया उसको आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन बस वही बात, पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, ये मैसेज कहां से वायरल हुआ। यदि उस स्रोत पर आक्रमण कर दिया जाए, उस स्रोत को सुखा दिया जाए, तो सुधार हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में, आज के माहौल में स्रोत पर चोट करने की मंशा नहीं है, इसलिए चीजें बढ़ रही हैं। उधर ही जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, अरे भाई प्लास्टिक फैक्ट्री बैन लगा दो, अपने आप प्लास्टिक बंद हो जाएगी। उसी तरह इसमें भी है, जो स्रोत है सोशल मीडिया का, जो अफवाहें फैला रहा है, जो कुछ कर रहा है, उस पर रोक लगाइए। और वो जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक कानून, देखिए कानून अपनी जगह है, सजा कर दिए 2 को 4 लोगों को, है क्या कि जिस ढंग का मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिस ढंग से माहौल खराब हो रहा है, वो एक कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ी संख्या उसमें जुड़ गई है। और उस बहुत बड़ी संख्या को आप कानून से नहीं हटा सकते। उसके लिए कि आपको समाज के अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, वो स्रोत तोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं कभी कभी मैसेज आ जाते हैं, वो मैसेज एकदम गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और लोग लड़ने लगते हैं कई बार उसी मैसेज के नाम पर। और जो लोग लड़ने लगते हैं तो उनके, एक चीज और आपको बताऊं, आज की समस्या क्या पैदा हो गई है समाज में, हमारी आप भी देखा होगा, पहले जब हम लोग युवा हुआ करते थे तो हम लोग किताबें पढ़कर बहस करते थे, अखबार पढ़कर बहस नहीं करते थे। हमारी बहुत सी हम लोगों की बहसें अखबार में छपती थी दूसरे दिन। आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में छप रहा है, उसमें बहस हो रही है, उस पर विनंडो फैल रहा है, उसी से हिंसा नफरत घृणा पैदा हो रही है। उसको रोकने के लिए स्रोत पर आक्रमण करना पड़ेगा, उसे ढूंढा जा सकता है, वो दोषी चिन्हित किए जा सकते हैं, उन्हें किया नहीं जा रहा है जानबूझकर, ये घातक है और जो देश और समाज के हित में नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही धन प्रकाश जी। 2 पॉइंट बड़े उभर के आए और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ऊपर से अगर ठीक होगा तो निश्चित रूप से उसको होगा।
कौशल किशोर जी कह रहे हैं स्रोत को सुखाना होगा, और ये भी कह रहे हैं कौशल किशोर जी कि हो नहीं रहा है। तो अब आप बताइए कि स्रोत को सुखाया नहीं जा रहा है, और जो ऊपर वाले हैं वो खुल करके बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। अभी मैं सुन रहा था कि अभी सरकार कोई ना कोई बहुत ही बड़ा फैसला ले लेगी, अपने लोगों को नसीहत दे देगी, और एक आध बार सुना था कि नसीहत दी गई लेकिन फायदा वायदा नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ऐसा हो क्यों नहीं रहा और क्या किया जाना चाहिए? वर्मा जी, लोगों को बीच में एक धारणा बन गई, उसमें सोशल मीडिया में थोड़ा सा मैं टीवी मीडिया को भी जोड़ लूंगा। ठीक है, जोड़िए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, भोपाल के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ पत्रकारिता का जो कोर्स चलता है उसके साथ प्रिंसिपल माखनलाल वो माखनलाल चतुर्वेदी वाले, वो साथ प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल, समझिए। वो कानपुर यहाँ आए थे, हमने उनका अपने यहाँ टीवी। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मीडिया का यह प्रयास नहीं होना चाहिए कि हम आपकी दिनचर्या डिसाइड करें। आसाराम जी ने गलत काम किया, सही काम किया, खराब किया, अपराध किया, बिल्कुल है, लेकिन उस पर मीडिया ने यह स्थिति बना दी कि अगर कोई जज कुछ कानून के हिसाब से भी करना चाहे तो नहीं कर सकता था। हमने पहले ये इस्तेमाल शुरू किया, फिर दूसरी बात जो चरित्र हनन का शुरू हुआ, तीसरा ये चटपटी न्यूज कि आज आप देखिए व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था कि फलानी अभिनेत्री ने केवल माले पहने मोती के सब कुछ दिख रहा है, या न्यूज आती है कि साहब वो बृहस्पति यहां ट्रांजिट कर रहा है, ये 3 राशियां बड़ी बेनिफिट में रहेंगी, लेकिन उसमें राशियों का नाम नहीं होता। तो ये जो, और ये लिख रहे हैं बड़े बड़े ग्रुप, बड़े जनसत्ता ग्रुप लिख रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए 3 काम होने चाहिए: स्रोत पर आक्रमण, कंटेंट कंट्रोल, और हमारी ये नैतिकता हो, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कोई न कोई स्क्रीन टाइम निश्चित करें। तो ये नहीं, मेरा सवाल फिर उसी जगह आ गया। ये स्रोत आप भी कह रहे हैं सुखाना चाहिए, कौशल किशोर जी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। तो ये स्रोत को सुखाया क्यों नहीं जा रहा? हाँ, क्या फिर वही मैं कहूँगा, क्या कोई एक एजेंडा फिक्स कर लिया गया है और कहा गया थोड़ा चलने दो, अभी हमको अपने राष्ट्र को इस रूप में विकसित करना है, थोड़ा और चलने दो, और चूंकि हमारे यहाँ बर्दाश्त करने की क्षमता बड़ी ज्यादा अच्छी होती है तो वो ऐसा। इससे बहुत बड़ी बात एक और है जी, कि जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं जी कि हम कोई कॉमन फिगर या कॉमन पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिसकी बात 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग माने। इस कारण क्या हो गया कि जो हमारा साहित्य और विचार है वो भी 2 भागों में बट गया, सहिष्णुता में, असहिष्णुता में। हम जाने न जाने हम उसकी पार्टी बन गए। अब हमारा क्या हुआ, हम ये खुद नहीं जान पाते कि संविधान में 2 चीजें हैं, कौशल जी बताएंगे, कि एक तो हमारे मौलिक अधिकार हैं और दूसरा है राज्य के निदेशक तत्व, इनमें से नीति निर्देशक तत्व। अब इनमें कौन सुपरसीड करेगा? हमारा ये कि साहब आप सोशल मीडिया पर रोक लगा रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लेकिन उससे गंदगी फैल रही है, इसकी तकलीफ हमें नहीं है। तो लिहाजा इसमें सब मिला के समाज को, सरकार को और मीडिया इटसेल्फ को ये करना पड़ेगा। जो लोग इस तरीके का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर, एक कानून सख्त बजाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इसको रोक देना चाहिए, बिल्कुल रोक देना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल बिना रोके काम नहीं। डॉक्टर साहब बहुत ही संक्षेप में जरा जानेंगे, ये जो हालात हैं आपको लगता है कुछ बदलेंगे, कुछ सामान्य होंगे कि अभी और बिगड़ेंगे? नहीं, क्यों ऐसा, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचने वाला हूँ। जी भाई जी, मैं तो इनफैक्ट अभी जो एक घटना भी हुई है, मैं उसमें किसी धर्म की बात नहीं करना हाँ, ठीक बात है। उसमें उसी धर्म के काफी लोगों ने ये कहा है
कि हम हिंदुस्तान को इस तालिबान नहीं बनने देंगे। हाँ। ऐसी चीज पहले नहीं सुनने को आती थी। हाँ, ठीक ये बात तो है। बहुत पॉजिटिव, बहुत लोगों ने कंडेम किए इस तरह की हरकतें। ऐसा जी, नहीं कि बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। एक ही धर्म ने है, हाँ। कई लोगों ने, हर धर्म के आदमी ने कंडेम की है, जो कि पहले ऐसी चीजें अखबार मीडिया में बहुत कम सुनने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं, ये है, इसे कंडेम करने के लिए। ये है। हाँ। आज अजमेर शरीफ के खादिम ने सीनियर लोगों ने कहा, बहुत ही मतलब भड़काऊ जैसा बयान है, लेकिन उसी खादिम संगठन के प्रमुख आ गए सड़क पे। हाँ। उन्होंने कहा वो उनका निजी बयान है, हाँ। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ। तो ये चीज तो लगता है कि अभी उम्मीद है और ये चीजों में कमी आएगी, लेकिन आप भी ये मानते होंगे कि कुछ सख्ती हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह, जब तक डर नहीं रहेगा, देखिए ये चीज मैं बताऊं वर्मा जी, जी देखिए है क्या, हमारी संसद और विधानसभाओं में जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनमें सबको न कहा जाए 90% लोग वो हैं जिनका सामाजिक सरोकारों से कोई संबंध नहीं। सदन में बहस नहीं होती। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। आप याद कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, एक राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ करती थी अपने हाँ, देश में। होती थी। मैंने पिछले 8 वर्षों में उस राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक सुनी ही नहीं। सुनी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक। सामाजिक बैठक हो, सरोकार खत्म हो वो गया। बैठक हो, उस बैठक में सभी दलों के लोग, सभी प्रमुख धर्माचार्य, सभी प्रमुख जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठे और वो कहें ये जो चर्चा हो रही है, हर बात पे हिंदू मुस्लिम, हर बात पे हिंदू मुस्लिम, ये खत्म होना कैसे चाहिए। बंद किया जाए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। मूल प्रॉब्लम है हर बात पे हिंदू मुस्लिम। इसको बिल्कुल। बंद करना होगा, और ये बंद तभी होगा जब सभी समाज के बड़े बड़े लोग, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेताजी हो, ठीक बात। ये सब बैठे उसको सुधारें। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप, आपकी बात कुछ रहेगी क्या? नहीं, ठीक है, मैं यही बात यही कह रहे थे। ये नहीं, कह रहे इनफैक्ट मैं उदाहरण ये दे रहा था कि जो टॉलरेंस लेवल कम हमारे अपने कंट्री का, थोड़ा आप जैसे बता रहे थे, हर जी। कंट्री का है। जी। यूएस में तो देखिए, एक जवान लड़का जाके वहां गोलियां चला बिल्कुल। रहा है, कंट्रोल नहीं है, कोई उनको मालूम नहीं है, उन्हीं गन लेके फायर कर रहा था जाके। बिल्कुल ठीक कह रहे वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीजें जी, हैं। और उसके बिल्कुल। बाद कंडेम करते रहे, बहुत खराब हुआ। भैया आप कंट्रोल कहाँ कर रहे हो? आप फायर आर्म ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ठीक बात, बिल्कुल इतनी ठीक। बड़ी इंडस्ट्री है, वही सब पॉलिटिक्स चलाती है, तो वो फायर आर्म्स ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ठीक। इनफैक्ट वो इंडिया को तारीफ करते हैं कि यहाँ पे फायर आर्म्स इतना कंट्रोल चलता है। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, आप आए और आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। धर्मराज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद कौशल किशोर जी आपको भी। आपने अपने न केवल विधि विशेषज्ञता की बात की, बल्कि सामाजिक विश्लेषक के रूप में भी आपने अच्छा प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से नफरत घृणा रोकी जानी चाहिए, और ये बात बहुत साफ है कि हमारी जो सहनशीलता है, टॉलरेंस पावर है, बहुत कम हो रही है। उसका कारण हमारा जो सोशल में जो कमी, जो हमारी दिनचर्या में कमी आ रही है, ये सारी परिस्थितियां हैं। आज हमने केवल जो नफरत घृणा को लेकर के जो विस्तार हो रहा है उसकी चर्चा की, और ये निश्चित रूप से ये जो चर्चा है, ये चर्चा कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकेत दे रही है हमको थोड़ा सा सख्त भी होना होगा। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब पर रोक लगानी होगी, तभी हम नफरत और घृणा से सीधे सीधे लड़ सकेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News